हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लेकर आए हैं 27 और 28 नवंबर को जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसी पर आधारित साइंस के सिलेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही में जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए अगर आप लोगों का भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में दोस्तों आप लोग बताइएगा कि 100 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये जो है यकृत है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर सी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन का जो स्रावण है ये मादा जनन अंग से होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेरिबरम। जिसने भी इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो जो शरीर का तापक्रम है ये हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। जिसने भी इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी उसका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कूटपाद, इसके द्वारा जो है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो इनमें से जो टाइलिन एंजाइम है ये जो है लार में पाया जाता है। जिसने भी इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, तो वह जो है श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो साथियों, ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है ये प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो यहाँ पर जो विसरण जो है इसके कारण जो ऑक्सीजन है ये बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। जिसने भी इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो ये जो है विघटन होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज जो है ये खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप है। आंसर जिसने भी इसका सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है ये 120/80 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो मनुष्य में जो है मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली उसका नाम है ड्यूरामीटर। ठीक है, तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य में साथियों सूंघने की क्षमता को जो है घ्राणेन्द्रिय पाली नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो ये जो है सेरिबरम
यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जो सेरिब्रम है ये मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, तो ये जो है इंसुलिन के कारण जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन है ये क्या है, तो ये साथियों एक प्रकार का एंजाइम है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो जो जैव प्रक्रम है इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो गोबर छत्ता है ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो ये जो CO2 है इसकी जो मात्रा है वायुमंडल में 0.03% है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगर साथियों बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन साथियों कितना पाया जाता है, तो ये जो है 21% जो है ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, और बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन साथियों जो मात्रा है ये 78% है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो साथियों जो छाया में जो पनपने वाले पौधे हैं इनको सियोकाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो जो फेफड़ा है दोस्तों ये जो है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों आप लोग बताइएगा कि मछलियों में जो है मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो यहाँ पर जो टीबी है और निमोनिया है ये जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो जो उच्च रक्तचाप की अवस्था है इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मछलियों में जो है उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो यहाँ पर जो अमोनिया है ये जो है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है। जिस भी बच्चे ने इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, तो यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन है इसके द्वारा जो है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल जो है ये निकाले जाते हैं बाहर। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो इनमें से जो पत्तियां हैं इनको जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो यहाँ पर जो रंध्र हैं ये जो है गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ा का आकार होता है, तो साथियों जो फेफड़ा है इसका आकार कैसा होता है, तो आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि इसका जो आकार है कुछ ऐसा होता है। तो मतलब जो फेफड़ा है इसका साथियों जो आकार है ये एक शंक्वाकार होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जो भोजन का पाचन है ये एक उपचयन प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो जो हार्मोन शब्द है इसका नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो ये जो पृथक्करण का नियम है ये मेंडल ने दिया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविडेनस ने किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान प्रश्न है। तो जो जीव विज्ञान के साथियों जनक हैं ये साथियों अरस्तु हैं। यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं ये हैं थियोफ्रेस्टस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और जो साथियों अरस्तु हैं ये जो है जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, या साथियों जंतु विज्ञान के जनक जो है कौन है? तो अरस्तु हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है ये ग्रीक भाषा से हुई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो फाइकोलॉजी है इसमें जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर बात की जाए कवक का जो अध्ययन है ये जो है माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये जो पर्यावरण का अध्ययन है ये जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ये जो डेंड्रोलॉजी है ये जो है झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर सी दिया है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो ये जो पुष्प हैं इसका अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा भूमि का अध्ययन जो है पीडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान जो है ये क्या कहलाता है? तो ये जो है वर्गीकी कहलाता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका जवाब भी दिया है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। ये जो है वर्गीकी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो इनमें से जो है लीनियस इनको जो है वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव मिलते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में और दलदली भूमि में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु वृद्धि करता है। तो जो विषाणु दोस्तों है ये वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है ये। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साबूदाना किससे बनाया जाता है? ये जो साबूदाना है ये साइकस से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि फलों का अध्ययन कहलाता है। ये जो फलों का अध्ययन है ये पोमोलॉजी कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर है ये जो है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा बीज का। जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये जो एग्रेस्टोलॉजी है इसमें साथियों घासों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब साथियों हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान के 25 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इनमें से साथियों जो पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जो वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब है ये जो है उत्तल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में बनता है और साथियों अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, ये जो है सभी में जो है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन साथियों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण है इसमें जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तब जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है समतल दर्पण में क्या होता है कि साथियों यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, और जो यहाँ पर उत्तल दर्पण है इसमें जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। साथियों यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण है ये कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा समतल और उत्तल, ये जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो ये साथियों हमने आपको बताया है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये हमेशा जो है उल्टा होता है और जो आभासी प्रतिबिंब है ये हमेशा सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण है इसमें जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमने आपको बताया है कि जो अवतल दर्पण है उसमें सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनता है जो आभासी बनता है और वो भी जो है वस्तु से बड़ा बनता है। तो जिस भी बच्चे ने इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है। इसमें जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो ये जो है हमेशा सीधा और आभासी होता है। ठीक है, और वस्तु के बराबर होता है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में जो प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा को जो है परितारिका नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। तो ये जो है चपटा चपटा गोल दिखता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यदि दर्पण से जो है बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है समतल दर्पण होगा। आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो ये दोस्तों हमेशा काल्पनिक होता है, मतलब आभासी होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, और सीधा होता है। अगला साथियों क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जो जल है और प्लास्टिक और कांच ये जो है लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो मिट्टी है इसको जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर जिसने भी बी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो जो उत्तल लेंस है इसकी क्षमता धनात्मक होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी जो क्षमता है इसकी ये जो है डायोप्टर में मापी जाती है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर होता है, हमने अभी आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि क्योंकि साथियों ये जो है अपवर्तन के कारण जो है पानी से जो भरी बाल्टी है इसकी गहराई कम दिखती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पानी में डाली हुई
छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है, तो दोस्तों इसका जो कारण है ये अपवर्तन है इसका कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का डैश कहा जाता है, तो इसको जो है द्वारक कहा जाता है। जैसे मान लिया दोस्तों ये क्या है, तो ये दर्पण है। दर्पण की जो साथियों जो चौड़ाई है, ठीक है, तो इसको जो है क्या कहते हैं, तो इसको साथियों द्वारक कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये जो है अवतल दर्पण जो है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। इस भी बच्चे ने इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए दिया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए जो डॉक्टर हैं वो प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जिसने भी इसका आंसर सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का जो अपवर्तनांक है ये कितना होता है, तो जो हीरा है इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला साथियों क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा कौन सा दर्पण रहता है, मतलब दोस्तों साइड मिरर जो है ये कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर दर्पण होता है। ठीक है, मतलब जिससे पीछे की वस्तु जो है ड्राइवर देखता है उसको जो है उत्तर दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर सी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर जो संसर्प्त जो है प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ये जो है वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है ये वास्तविक और उल्टा होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो जो नेत्र लेंस में जो ये क्रिया होती है समायोजन की, ये सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो आपको जो है इसका आंसर मालूम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसी नेत्र का जो निकट बिंदु है ये कितना होता है, तो ये जो है 25 सेंटीमीटर होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन है कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो ये जो आंख की पुतली है ये परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान के 25 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो यहाँ पर जो अवक्षेपण है ये जो है ऑक्सीकरण नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पर साथियों जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो यहाँ पर जिसने भी इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जो संक्षारण है ये जो है उपचयन अभिक्रिया है, तो जिसने भी इसका जवाब सी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन है इसके अनुपात का बढ़ना जो है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, तो जो उदासीनीकरण और विस्थापन है इसमें साथियों ये अभिक्रियाओं के जो युग्म है ये हमेशा साथ साथ होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो ये साथियों जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उनको जो है अभिकारक कहा जाता है, जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है
उसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो साथियों श्वसन है ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का जो पीएच मान है ये 7 से कम होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। तो जो क्षारक दोस्तों है इसको जल में घोलने पर OH माइनस आयन जो है ये मुक्त होते हैं। जिसने भी इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। आसान प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका जवाब जो है हाइड्रोजन दिया है उसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है वो जो है कहा जाता है। साथियों उनको जो है अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील जो भस्म है ये क्या कहलाते हैं। तो इनको जो है क्षार कहा जाता है। जिस भी बच्चे ने इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है। तो जो पीएच जिसका 0 है ये साथियों प्रबल अम्लीय है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो ये जो है लाइकेन से निकाला जाता है। जिसने भी इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो जो शुष्क बुझा हुआ चूना है इस पर क्लोरीन गैस की क्रिया से जो है विरंजक चूर्ण बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी जो है लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो ये जो है प्राकृतिक सूचक है। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर बी दिया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है। इनमें से जो है इंटैसिड का उपयोग होता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो इनमें से जो है अवक्षेपण ये साथियों ऑक्सीकरण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये साथियों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जिसने दिया है उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और इस परत का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस जो परत है इसका रंग काला होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण है। जिसने भी इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका पीएच मान 14 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ये जो है साथियों 7 होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो साथियों 7 से कम होते हैं उनको दोस्तों जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो जो है अम्लीय होते हैं और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो जो है क्षारीय होते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो साथियों आइए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है
मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या इनमें से दूसरा कोई। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जो है आप लोग सभी क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।